नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो लखनऊ से है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर एसपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में गन्ने लेकर और बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा भवन के बाहर एसपी विधायक हाथ में गन्ने लेकर और बैलगाड़ी से पहुंचे हैं। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, सड़क पर भी और सदन के भीतर भी। सत्र की शुरुआत से पहले ये देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। एसपी विधायक हैं, बैलगाड़ी पर सवार हैं, हाथ में गन्ना है। मतलब किसानों के मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। चूंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, वो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां पर हंगामा मत करिए। आपको विरोध करना है, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं। अलाउद्दीन, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? हर मिनट तस्वीर यहाँ चेंज हो रही है। बैलगाड़ी की जो तस्वीरें थी उसकी ठीक बाद देखिए, विधानसभा ये है। विधानसभा के ठीक नीचे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की तादाद में जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक सामने देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं। ये आजम खान के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। ये फहीम अहमद है, विधायक है मोहम्मद फहीम। इसके अलावा संतोष यादव सनी हैं, जिनका ताल्लुक बस्ती से है, और ये जो है एमएलसी हैं। इसके अलावा नवाब जान साहब ये हैं। इसके अलावा नईमुल हसन साहब आजमगढ़ से विधायक हैं। ये तमाम लोग, इधर आपके सुभाष पासी साहब हैं। इन्होंने अलग मुद्दा लेकर के विधायक निधि घोटाला, भाजपा सरकार जवाब दो, इन मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा ठीक पीछे मेरे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप भी यहाँ मौजूद हैं, अहमद हसन, इसके अलावा रामगुंज चौधरी, नरेश पटेल, राजेंद्र चौधरी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर प्रदर्शन पूरी तरह से शुरू हो गया है। और फिलहाल कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, आजम खान का मुद्दा हो। इसके अलावा तमाम बैनर लेकर के, साथ ही आईना लेकर के भी आए हुए हैं। तमाम नफीस अहमद विधायक हैं, ये आजमगढ़ से इनका ताल्लुक है। तो भारी तादाद में विधायक यहाँ पर बैठे हैं। इसमें एमएलए एमएलसी दोनों शामिल हैं, क्योंकि आज विधानसभा निधन के प्रस्ताव के साथ जो है आज एक दिन के लिए, कल फिर चलेगा सदन। तो ऐसे में तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेना चाहते हैं। तो साफ तौर से आप देखें तो तमाम विधायक यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ विधायकों से हम बात भी कर लेते हैं। फहीम साहब, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? सबसे पहले तो जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ये लोग तोड़ना चाहते हैं, उसके हम लोग पक्ष में समाजवादी लोग यहाँ मैदान में हैं। और जो आजम खान साहब पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर उनके सम्मान में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो तानाशाही रवैया ये सरकार अपना रही है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो रोजगार विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, आज जनता समझ चुकी है और आवाम की आवाज नक्कारे खुदा होती है। ये तानाशाही सरकार उखड़ने वाली है। अखिलेश यादव साहब का राज आने वाला है, जिसने शिक्षा पर हमला किया है। मेरे साथ एक विधायक एक हैं, सुभाष पासी साहब, ये क्या है? ये तो नया मुद्दा आप लेके आए हैं विधायकों के। 806 करोड़। जब कोरोना काल आया था तो मैंने 1 करोड़ रुपए की निधि मैंने दिया था वेंटिलेटर लगाने के लिए, और ये माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और सीडीओ को भी मैंने पत्र पहुंचाया था। उसके बाद सारी निधि रोक दी गई। 403 विधाताओं का 806 करोड़ रुपया वो गया कहाँ, ये हमें हिसाब पूछना है, क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं लग पाया है। राजपाल कश्यप साहब, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर हैं? योगी जी को आईना दिखाने आए हैं। ये बताइए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोरोना महामारी में कितने लोगों की मौत हुई, लाशों के कुंभ लगवाए योगी जी ने, कफन भी नोचवाया, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांग गए। अलाउद्दीन, ये जो हो रहा है इसकी उम्मीद तो थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा होगा, लेकिन सवाल करिए इन विधायकों से कि सिर्फ सड़क तक ही हंगामा सीमित रहेगा या सदन के भीतर भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे, सत्र चलेगा? असलियत में आप देख रहे हो, भारत के टुकड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग इनको टुकड़े करने नहीं देंगे। ऐसी महंगाई कि गरीब खत्म हो गया, दलित पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की साड़ियां उतारी जा रही हैं बाबा के राज में। ये बाबा नहीं है, समय बताएगा। 2022 में जनता ने मूड बना लिया है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे होने जा रहा है। ऐसा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमे और किसान नौजवान परेशान है, और कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने मौत, यही आईना दिखाना है कि सरकार झूठ बोल रही है। ठीक है अलाउद्दीन, आप सत्र पर नजर बनाए रखिएगा, समाजवादी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन पर भी नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो चुका है। हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को जिला पंचायत ने शासन को भेज दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। अलीगढ़ का नाम बदलेगा, इसके लिए प्रस्ताव भी पास हो चुका है। हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में इस मुद्दे को रखा गया कि अलीगढ़ का नाम बदला जाना चाहिए, इसका नाम हरिगढ़ होना चाहिए, जिसके बाद प्रस्ताव को पास करवा दिया गया है। अब प्रस्ताव को जिला पंचायत की तरफ से शासन को भेज दिया गया है। शासन की अनुमति के बाद अलीगढ़ का नाम बदला जा सकता है। और यहां पर एक जानकारी और सामने आ रही है कि कुछ ऐसा ही प्रस्ताव जिला फिरोजाबाद से भी भेजा गया है। वहां पर भी जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है और वहां पर भी बोर्ड की तरफ से ये प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद उसे शासन को भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ का नाम बदलेगा। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए। ये प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसे अब शासन को भेज दिया गया है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदला था, प्रयागराज किया गया था और उसके बाद से ही ये चर्चाएं गर्म थी कि कुछ और जिलों के नाम बदले जा सकते हैं। इसी कड़ी में अब अलीगढ़ का नाम सामने आ रहा है, जहां पर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। उस बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि अलीगढ़ नाम बदला जाना चाहिए, इसका नाम हरिगढ़ होना चाहिए और प्रस्ताव पास करवाकर उसे शासन को भेज दिया गया है। इधर यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सफाई अभियान लगातार जारी है। मथुरा, हापुड़, फतेहपुर, अमरोहा और देवरिया में पुलिस का बदमाशों के साथ आमना सामना हुआ। मथुरा के नौझील इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बागड़िया गैंग के 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। फतेहपुर में गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुए हैं। हापुड़ में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। अमरोहा में भी एनकाउंटर में एक बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। देवरिया में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। ये हम आपको मुठभेड़ की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। फतेहपुर, हापुड़, देवरिया, मथुरा और अमरोहा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक इन बदमाशों ने किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अफगानिस्तान पर भारत की नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस ला रही है सरकार। विदेश मंत्रालय ने राजदूत को वापस बुला लिया है। भारतीय दूतावास के स्टाफ को भी वापस बुलाया गया है। एयरफोर्स का विमान आज हिंडन आएगा। 130 भारतीयों को लेकर वापस आ रहा है विमान। कल काबुल से 150 भारतीय लौटे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। काबुल से दिल्ली के लिए इंडियन एयरफोर्स का C-17 रवाना हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में जो भी हालात बने हुए हैं उस पर विदेश मंत्रालय की पूरी नजर है। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है वो है 9717785379। अफगान में फंसे भारतीय इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उनको वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आ चुका है, जहां पर तमाम भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया है और अभी भी पूरे हालात पर विदेश मंत्रालय नजर बनाए हुए है। और दिल्ली से हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या जानकारी है, क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हैं और जिन भारतीयों को अब तक वापस लाया गया उनके बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी अभी और कितने लोगों को वापस लाया जाएगा? देखिए, एक राहत की बात यह है कि अब वहां से अब सुरक्षित भारतीय जो हैं लौटना शुरू हो चुके हैं। एक फ्लाइट इस वक्त काबुल से उड़ चुकी है, जो अब से कुछ देर बाद जामनगर यानी करीब सुबह 11 बजे वो जामनगर पहुंचेगी, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। जिसके बाद वो फ्लाइट माना जा रहा करीब दोपहर 1 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। और ये इस फ्लाइट में करीब 130 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं। कुछ जर्नलिस्ट जो वहां गए थे वो भी इस फ्लाइट में मौजूद हैं, जो सुरक्षित आज घर लौट रहे हैं अपने।
अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए। और वहीं इसी बीच अगर हम बात करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये भी कहा गया है क्योंकि वहां पर अभी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहे हैं और वहां पर मुश्किलें आ रही हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कमर्शियल जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू हो पाएंगे काबुल एयरपोर्ट पर, जिसके बाद वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, माफ कीजिए, हिंदू और सिख समुदाय के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी वापस लाया जाएगा, जिसके लिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संपर्क में बनी हुई है भारत सरकार उनके साथ। और इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी हुई है, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री ने ब्लिंकन से कहा है कि ऑपरेशंस को जल्द दोबारा शुरू करने की जरूरत है ताकि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। शैलेंद्र जी, चूंकि दूतावास के अधिकारी और कर्मचारी वापस बुला लिए गए हैं, तो अब जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय हैं उनको संपर्क करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या माध्यम उनको उपलब्ध करवाए गए हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, दूतावास से जो राजदूत हैं और जो इंडियन स्टाफ है उनको वापस बुला लिया गया है, लेकिन इंडियन मिशन को, इंडियन एम्बेसी को बंद नहीं किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कॉन्सुलेट जो कंधार में था और मज़ार शरीफ में था, वहां से भी भारतीय ऑफिशियल्स को और भारतीय स्टाफ को वापस बुला लिया गया था, लेकिन वहां का जो लोकल स्थानीय अफगानी जो स्टाफ है वो अभी भी कॉन्सुलेट को चला रहा है, अभी भी वीजा जारी किए जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि वीजा को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अभी भी वहां पर लोकल स्टाफ मौजूद है। वहीं इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया वीजा कैटेगरी जारी किया गया है, जिसे मिसलेनियस वीजा कैटेगरी का नाम दिया गया है, ताकि उन भारतीयों को, उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको जल्द वीजा मुहैया कराने के लिए ये नई वीजा कैटेगरी शुरू की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक खबर बहराइच से आ रही, जहां पर मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मात्र 10 दिन की सुनवाई के बाद दोषी को फांसी की सजा सुना दी है। दरअसल 22 जून को नानपारा इलाके में 1.5 साल की मासूम के साथ गांव का ही रहने वाला परशुराम, उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। मासूम के साथ दरिंदगी की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और 28 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने मात्र 56 दिन के भीतर फांसी की सजा सुना दी है और दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस त्वरित कार्रवाई पर एडीजी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए और शासन ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। तो 8 दिन की सुनवाई के बाद ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुना दिया गया है। हमारे सहयोगी अखिलेश बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? अमित जी, बता दूं कि बहराइच के लिहाज से नहीं, ये यूपी के लिहाज से भी बड़ी खबर है, जहां पे एक दुष्कर्म के आरोपी जो पास्को एक्ट का आरोपी था, उसको मात्र 8 दिन की सुनवाई में ही जो है उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर है। और आपको बता दूं, ये 21 जून को ही घटना कारित हुई थी, इस मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी। उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ था, पुलिस से इसकी मुठभेड़ भी हुई थी, इसको गोली भी लगी थी, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं कि पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 दिन में ही चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट ने लगातार 8 दिनों में इसकी सुनवाई की और 8वें दिन इसको फांसी की सजा सुनाई गई है और इस पर 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक कर आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो रही है और भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट इसमें शिरकत करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी इन सभी खिलाड़ियों से संवाद करने वाले हैं। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दल से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। इस बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहेंगे।
पैरालंपिक में यूपी के तमाम खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। सुहास एलवाई भी इसमें शामिल होंगे, जो कि नोएडा के डीएम हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा कई नाम हैं। आगे हम आपको बताएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी इन सभी से बातचीत करेंगे तो बातचीत के दौरान क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। ये देखिए वो नाम हैं जो पैरालंपिक में शामिल हो रहे हैं। विवेक चिकारा मेरठ से हैं। तीरंदाजी में ये अपना जौहर दिखाएंगे। वरुण भाटी जो कि नोएडा से हैं, ये हाई जंप में अपना जलवा दिखाएंगे। और अयोध्या से रामलला की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपका भी मन मोह लेंगी। रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हैं। झूलोत्सव का आनंद लेते हुए भगवान राम अपने भाइयों के साथ भजन गायन सुन रहे हैं। अयोध्या से आई रामलला की तस्वीरें आपका भी मन मोह लेंगी। देखिए कैसे रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हैं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाया है। अरसे बाद अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई हैं। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला को झूलोत्सव का पद सुनाया जा रहा है। झूलोत्सव का आनंद लेते हुए भगवान रामलला अपने भाइयों के साथ भजन गायन सुन रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर थाना सदर बाजार इलाके में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग से गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल गया। वहीं कार में लगी आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बदायूं के नूरपुर पिनौनी गांव में कुछ शराबियों पर सिपाही से मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने शराबियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ शराबी सड़क किनारे शराब पी रहे थे, जिसको लेकर वहां से गुजर रहे दरोगा सिपाही ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने से मना किया, जिसके बाद शराबियों ने सिपाही के साथ मारपीट शुरू कर दी। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।